सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमी पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। दिल खोल कर स्वागत है आप सबका ARS सक्सेस मंत्रा पर। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप भी अपने आप में एक सिकंदर ही हैं और आप भी एक दिन अपनी सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। बस आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे इस ARS सक्सेस मंत्रा चैनल को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथा मैथ्स की जो पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम लोग नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति के अंतर्गत हम लोग ये अनेक प्रकार की जो संख्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब यहाँ हम लोग संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं उसको जानते हैं। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और आप बताएं बच्चों कि गणना कहां से शुरू होती है? तो आप कहेंगे 1 से। बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक। तो इस प्रकार से सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वह क्या होगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चों? 1 होगी। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं यहां पर इसके आगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हें हम लोग हिंदू, अरेबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब जब प्राकृतिक संख्याएं बनी थी तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब 10 आता था तो उस समय 10 को लिखना एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि उस समय जीरो की खोज नहीं हुई थी। तो आप हमें यह बताएं कि रावण के कितने सिर थे? कुल 10 सिर थे। तो आप बताइए बच्चों कि जब 10 सिर रावण के थे तो यहां पे 10 कैसे लोग लिखते रहेंगे? तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 10 उस समय शब्दों में लिखा जाता था, अंकों में 10 नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि जीरो के बारे में पता नहीं था। तो ये जीरो के बारे में जब पता नहीं था, यानी कि 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, ऐसे जीरो वाली संख्याओं को लिखने में समस्या होती थी। तो इसको दूर करने के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम हुआ पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की जब खोज हुई तो उसमें आर्यभट्ट जी ने 5वीं सदी में जीरो की खोज की। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया गया। तो यही क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। समझ में आया बच्चों? तो देखिए एक समस्या थी, 10 20 30 को लिखने में नहीं लिख पाते थे तो जीरो की खोज हो गई। तो अब हम आराम से इधर 10 लिख लेंगे। यहां पे अगर 10 लिखना है तो ऐसे आप 10 लिख लेंगे। समझ में आया होगा? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या हुआ कि अब ये समस्याएं आने लगी कि जैसे अगर ये बोला जाए कि आप 10 में से 7 घटाइए, तो आप कह देंगे कि 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 7 में से 10 घटाइए तो अब ये जो आएगा वो -3 आएगा। और अभी पूर्ण संख्याओं तक जो बताया गया है वहां पर माइनस की संख्याओं के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो अब इस माइनस की संख्याओं को वो कवर करने के लिए अब एक नई कैटेगरी बनाई गई और इस कैटेगरी का नाम दिया गया पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है? तो अब इसमें क्या है बच्चों? इंटीजर्स में आप देख लें इधर कि इंटीजर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। इंटीजर्स कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 3 भागों से। एक जो है आप देख पा रहे होंगे वह पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव और एक भाग कौन है? 0 है। तो बताइए पूर्णांक कितने भागों से मिलकर बना हुआ है?
3 भागों से, बिल्कुल। तो जिसमें एक ये भाग जो है वह धनात्मक पूर्णांक, ये वाला ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच में कौन है, 0 है। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 0 जो है वह ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। समझ में आया। पूर्णांक कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच में कौन होगा, 0। और 0 यहां पे क्या है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं बच्चों सम संख्याओं की, यानी इवन नंबर्स की। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप सुन लें कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं या जो 2 से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 2 से कटना मतलब 2 के पहाड़ा में जो आएगा, तो 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक गया है, तो यही कौन सी संख्याएं होंगी बच्चों, सम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी। बहुत अच्छे। तो आप मुझे बता दें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। अब यहां पे आपको एक नई चीज और मिलेगी सीखने को और जानने को, बहुत ही गौर से आप समझें। देखें कि यहां पर सम संख्या तो 2 से शुरू होगी, क्योंकि सम संख्याएं या विषम संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर फिर आपने सम संख्या में ये ऋणात्मक भी तो लिखा है, विषम में भी आगे मिलेगा ऋणात्मक लिखा है, फिर कैसे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर हम इन टोटल की बात कर दें, अगर ये सब अगर हम लोग देख लें यहां तक, तो ये पूरा जो होगा ना वह सम पूर्णांक होगा, ना कि सम संख्या। सम संख्या तो 2 से ही होगी, लेकिन अगर पूरा देखेंगे यानी कि धनात्मक ऋणात्मक सब देखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सम पूर्णांक कहलाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही गौर से देखें। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। ये क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहां पर आप देखिए कि ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, वह 2 से कटने वाली नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी संख्याएं हुई, विषम संख्याएं हुई। कौन सी संख्याएं हुई बच्चों, विषम संख्याएं। आप बताइए तो खुद से, चलिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, सभी ने बहुत सही जवाब दिया, और वो कौन सी संख्या है, 1 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी बच्चों, 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, 1 होगी। चलिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने इसमें समझाया, वैसे ही अगर हम इस पूरे को समझेंगे, यानी कि टोटल अगर कवर करेंगे, तो ये जो टोटल होगा वह कहलाएगा विषम पूर्णांक। क्या कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक ये सब कुछ धनात्मक ऋणात्मक सब लेके विषम पूर्णांक होगा। लेकिन बस अगर धनात्मक यानी 1 3 5 7 को यहां से देखेंगे तो वो विषम संख्या, तो विषम संख्या यहां से होगी, और पूरा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। एक बात और देखें, अब आप कहेंगे कि सर अगर आप इसको सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक करें नेगेटिव वाले को भी, तो थोड़ा बता दीजिए क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सम में हम अगर सम जोड़ते हैं तो सम आता है, बिल्कुल, बोलिए, जानते हैं ना, बिल्कुल। चलिए सम में सम जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम। और एक और लेते हैं, विषम में विषम जोड़ते हैं तो भी क्या आता है, सम आता है। ध्यान से समझें, ठीक है। विषम में अगर हम विषम जोड़ते हैं तभी क्या आता है, सम आता है। अब आप बतावें, अगर मैं 8 ले लूं, यहां पे 0 ले लूं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये बताइए सम है, ये भी क्या है, सम है। तो अब बता दीजिए कि 0 क्या है, सम है। बिल्कुल सही समझा आपने, 0 क्या है, सम। तो ये धनात्मक नहीं है, तो इसकी वजह से इसको हम सम संख्या न कह के क्या कहेंगे, सम पूर्णांक कहेंगे। क्या आपको समझ में आया। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं 0 की जगह पे -2 ले लेता हूं। अगर मैं यहां पे -2 ले लूंगा, तो आप मुझे बताएं कि अब इसका मान कितना आएगा, 8 + -2। तो यहां पे ये प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस आएगा, तो 8 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 6। अब पुनः आप मिलावें कि ये वाली सम संख्या है, ये भी सम है। तो अब बताइए -2 क्या है, -2 भी सम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी क्या होगा, सम। लेकिन ये सब क्या होंगे, सम पूर्णांक होंगे, और यहां से सम संख्याएं होंगी। बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसको देखते हैं, विषम में विषम अगर जोड़ते हैं तो सम आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 में
अगर आप -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप खुद बताएं कि प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 7 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 क्या है बच्चों, विषम है, और रिजल्ट क्या है, सम। तो आप मुझे खुद बता दें कि तब -1 क्या है, ये भी क्या होगा बच्चों, विषम होगा। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी आप ले लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं तो 7, और ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 4। तो ये सम, ये विषम। अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, विषम। तो -3 भी क्या है, विषम है। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये टोटल जो है वह क्या है, विषम पूर्णांक है, लेकिन यहां से विषम संख्याएं। ये टोटल क्या है, सम पूर्णांक है, लेकिन यहां से क्या है बच्चों, सम संख्याएं हैं। तो आप बता दें हमें जल्दी से। एक क्वेश्चन आपसे हम करते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या आप बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया। कितना है, 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है बच्चों, 1। बहुत बढ़िया, 1 है। ठीक है ना, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अभाज्य या ऋण संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। और इसको जानने से पहले, ये सब कुछ जानने से पहले एक बार हम लोग इधर ध्यान दे लेते हैं। इसको समझ गए तो इसको समझने में बड़ी सुविधा होगी। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है। ये संख्याएं और ये इनके गुणनखंड, मतलब ये कि ये संख्याएं जो है वो जिनसे जिनसे कटेंगी वो इधर लिखा गया। जैसे 1 किससे कटेगा, 1 से, 2 किससे कटेगा, 1 और 2 से, 3 किससे कटेगा, 1 और 3 से। ऐसे आप आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझे बच्चों, बात करते हैं किसकी, अभाज्य या ऋण संख्याओं की। तो अभाज्य या ऋण संख्याएं किसे कहते हैं, वो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक, चलिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम कहते हैं अभाज्य या ऋण संख्याएं। तो देखिए बच्चों, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, आप ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, मैं सर्कल कर लेता हूं। यहाँ भी 2 है, सर्कल कर दिया। यहाँ भी 2। देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, ये सब विषम है, बस 2 ही जो है वो सम है। तो 2 को हम लोग सम अभाज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 को हम लोग सम अभाज्य। 2 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सम अभाज्य। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें, आपको बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप बस मेहनत से पढ़ाई करते रहें, पूरा वीडियो देखें। चलिए, अब बात करते हैं भाज्य या यौगिक संख्याओं की। भाज्य या यौगिक संख्याओं की। तो चलिए देखिए, ये क्या है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। अब इसमें बताइए, मैं उसको टिक करूंगा जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और इधर भी कौन है, 28। तो आप यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ऐसे करके बहुत सारी संख्या आएंगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बतावें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या है सर कितना, 4। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब यहां से एक क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए कि 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, बताइए तो। देखें, आप लोग बता लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया है। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 10 है। और उसी प्रकार से 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कौन है, 11 है। गुड। चलिए, अब आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि कुछ को तो मैंने सर्कल में बंद कर दिया, कुछ को टिक कर दिया। ये एक देखिए खतरनाक प्राणी यहां पर, ये ऐसे ही रह गया। तो इसका मतलब ये है, बिल्कुल खतरनाक ही है ये। इसका मतलब ये है कि एक जो है वह न तो भाज्य है न ही अभाज्य। यहां मैं इसको नोट कर दिया, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
उसको जरूर याद रखिएगा, आप पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं, अब बात करते हैं हम बच्चों सह अभाज्य संख्याओं की, यानी कि को प्राइम नंबर की। ये क्या होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, दो संख्याएं जिनका मस एक हो, दो संख्याएं जिनका मस एक, कोई दो संख्या पकड़ लीजिए, कहीं से पकड़ के ला दीजिए, बस मसा क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। आप देखिए 2 3 का मसा एक आएगा, 5 12 का भी मसा एक आएगा, 6 और 25 का भी मसा एक आएगा। मसा आप जानते होंगे, भाग करते हैं, जैसे 6 से 25 में भाग करेंगे, 6 चौक को 24, एक बचेगा, एक से फिर 6 में भाग कर लेंगे, ठीक है। हमेशा से तो मसा पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आया, दो संख्या जिनका मसा एक, उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं यहां पे इसका डेफिनेशन नोट करता हूं, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है वो क्या कहलाता है, अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का, कौनो दो अभाज्य संख्या पकड़ लीजिए, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अब देखिए एक और नया क्वेश्चन यहां पे बन गया, आप बताइए मुझे कि यहां पर जो अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, क्या उनको हम सभाज्य संख्याएं कह सकते हैं? आप बताइए ना, सबका यहां भी तो मसा निकालेंगे तो एक आएगा, और यहां डेफिनेशन में देखिए दो का मसा कितना आ जाए, एक आ जाए, तो बिल्कुल, तो सभी अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या सभी सहअभाज्य संख्या अपेक्षिक अभाज्य होंगी? आप यहां देखिए 2 3 ठीक है, दोनों अभाज्य है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 5 और 12 ये अभाज्य और ये भाज्य, तो ये अपेक्षिक अभाज्य नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि सभी सभाज्य संख्याएं अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं अत्रिभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो ऐसी 3 संख्याएं यहां मैं लिख देता हूं, 3 संख्याएं अगर उनका मसा जो है वह 1 हो जाए तो उनको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर, यानी कि अत्रिभाज्य संख्याएं। देखिए लिखा है 3 5 7 है, मसा आप चेक करेंगे 1 आएगा, यहां भी देख लीजिए, ठीक है ना, समझ में आएगा, बहुत आसान है। 3 संख्याएं कोई पकड़ लीजिए और उनका मसा क्या बसा है, 1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या है आपको मैं यहां पे बता देता हूं, ध्यान दें, दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का गैप, या यहां पे लिख देते हैं अंतर हो, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच कितने का गैप हो, 2 का हो। जैसे देखिए 3 और 5 2 का गैप है, 5 और 7 2 का, 11 13 2 का, 17 और 19 2 का, ऐसे और भी आगे मिलेंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना, बस 2 का गैप होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, अभाज्य होने चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ये देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन मिला था, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि सीटेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना हुआ था। देखिए मैंने यहां पे नोट किया, ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने हैं, 8 हैं। समझ में आया, ठीक है। और ये देखिए 1 से लेकर 50 तक में कितने हैं, 6। 1 से लेकर 50 तक में ये कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि तो फिर जो है वह 51 से लेकर 100 में कितने होंगे, बताइए तो। 1 से 100 तक में अगर 8 हैं, जिसमें से 1 से लेकर 50 तक में 6 हो गए, तो 51 से 100 तक में मात्र कितने होंगे, 2 होंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब अब हम बात करते हैं बच्चों, ये देखिए लिखा गया, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से समझें। ये संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या, इसका मतलब ये कि 1 से लेके 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 15। तो आप बताइए 1 से लेके 50 तक में अगर 15 अभाज्य हो गए तो भाज्य कितने होंगे। आपको लगेगा कि सर ये 35 होगा ना, ये अगर 50 हो गया 15 35, लेकिन ये 34 आप क्यों लिखे हैं। तो इधर देखिए ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, अरे यार बंद करो। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये संख्याएं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं, इसके अंतर्गत
आपको क्या मिलेगा, जैसे 1 से लेके 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं। तो अगर 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं तो अब आप कहेंगे सर ये 50 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ 35 होना चाहिए, आपने भाज्य संख्याओं की संख्या फिर 34 क्यों लिखी है? तो इधर देखिए ना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि 15 निकल गया तो इधर 35 ना होके कितना होगा, 34, क्योंकि एक को न तो भाज्य में काउंट करना है ना ही अभाज्य में काउंट करना है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए अब 51 और 100 के बीच में अगर हम देखेंगे तो कितने, 10, कितने 10 अभाज्य संख्याएं, तो 40 क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्याएं। और इस तरीके से 1 से लेके 100 तक देखेंगे तो ये बताइए 15 और 10, ये 15 और कितना 10 कितना हो जाएगा 25, 1 से लेके कहां तक 100 के बीच में। और इस प्रकार से भाज्य संख्याएं कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 74 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 101 से लेके 150 तक के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 101 से लेके 150 तक में कुल कैठे 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य कितने होंगे, 40 होंगे, ठीक। चलिए बच्चों अब 151 से लेके 200 तक अगर हम देखेंगे तो 11 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर 11 अभाज्य संख्याएं हैं तो 151 और 200 में कुल 50 होंगे, तो 50 में से अगर घटा देंगे तो कितना 39 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से 101 से लेके 200 तक में कुल 21 जो हैं वह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे यहाँ पे जोड़ लीजिए ना, 101 से लेके कहाँ तक का, 200 तक का, तो 21 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहां से 1 से लेके 200 तक में कुल कितने हुआ, तो देखिए ना 25 और 21 46, और यहाँ पे 74 और 79 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा ये लगेगा ये कैसे याद होगा, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए ना, आप बस इसको याद रख लीजिए, समझ रहे हैं ना, इसको आप क्या करिए, इसको याद रख लीजिए। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो फिर आराम से इसको तो बना ही सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए यहां से क्वेश्चन बने बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला संपूर्ण या परिपूर्ण संख्याओं के बारे में। ये क्या है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, इधर देखना पड़ेगा। इसमें सब में का लास्ट वाला काट दीजिए, यानी कि किसी संख्या के गुणनखंडों में से सबसे बड़े वाले गुणनखंडों को क्या करिए आप काट दीजिए। अब जो बचे उनको जोड़े, में कुछ बचा ही नहीं तो जोड़ेंगे का, इसमें कुछ, इसमें 1 है 2 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे 1 है 3 के बराबर नहीं होगा, 2 1 3 4 है बराबर नहीं हुआ, 1 है 5 है बराबर नहीं हुआ, 3 2 5 1 6, देखिए यहाँ मिल गया, ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको जोड़ने के बाद इसके बराबर आ जाए तो वही क्या कहलाएंगी, संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या होंगी। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में 6 लिख दिया गया। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इधर भी नहीं कहीं मिलेगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 14 7 21 4 25 2 27 1 28, देखिए यहाँ पर भी मिल गया। समझ में आयो। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर 6 और दूसरा कौन मिल गया, 28 हो गया। अब बात करते हैं और भी अगर इसको लिखना है, जैसे 496 81 28, आप कहेंगे सर हमें कैसे याद रहेगा और इसके आगे पूछ देगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ ना, आप याद कर लें इसको। 2 पे p-1 और होता है 2 पे p-1, जहाँ पे p क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, क्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 5 जो सर्कल में लिखा गया है उसी को आप रख के देखिए। चलिए एक आपको मैं दिखा देता हूं, 2 रख के देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2, देखिए 2 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और फिर गुणे, ये 2 है और इस पर भी 2 रखेंगे, तो 2 पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, और 4 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 3 6 मिल गया ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं। 2 पे 3 -1 और 2 पे 3 माइनस यहाँ पर 1, तो 3 में से घटेगा 2, तो 2 पे 2 का मान 4, और 2 पे 3 का मान बताइए, 6 वाले तो नहीं ना, कुछ हो सकता है शॉर्टकट मारने वाले होंगे इसमें, कहेंगे कि सर 2 3 6, नहीं, 2 पे 3 वाला 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, तो 2 पे 3 का मान 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो बताइए 4 7 28। तो ऐसे ही और भी आप आगे इसके निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आज का क्लास अब हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और एक बात और आप सुने कि जो आपको
पहला नंबर सिस्टम का जो वीडियो था आपने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा। जो लोग उसको नहीं देखें वो जाके एक बार उसको पहले ज़रूर देखें, तब जाके ये सेकंड पार्ट देखें। और दोनों पार्ट का, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट, दोनों का PDF आपको मिल जाएगा। इसके लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और बच्चों, आपका इतना प्यार और स्नेह हमें मिला, हम YouTube पे आए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।